हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता में हम पढ़ रहे हैं लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 191 जो कि आईपीसी की धारा 146, 147, 148 के समरूप है। बलवा करना। बलवा करना क्या होता है ये हम इस धारा में बताएंगे। इसके पहले हम आपको बीएनएस की धारा 189 विधि विरुद्ध जमाव और बीएनएस की धारा 190 बता चुके हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे पहले की वीडियो देख लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या बलवा के बारे में। इस धारा के अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या इसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होता है। बलवा मतलब बलवा में स्पष्ट होता है बल का प्रयोग करना। बलवा मतलब बल का उपयोग कर देना। कौन उपयोग कर रहा है? जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है जिसने अपने समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव लगाया हुआ है और उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए क्या कर रहा है? बल का प्रयोग कर देता है तो वह बलवा कहला जाता है। किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। क्या कह रही है धारा कि किसी सदस्य यानी भले ही इस विधि विरुद्ध जमाव मतलब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जो कि विधि विरुद्ध है। विधि विरुद्ध कब है वो हम आपको बता चुके हैं। विधि विरुद्ध कब होता है उसकी कंडीशन 5 कंडीशन दी हुई है, वो एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि जब केंद्रीय या राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल किसी लोक सेवक को विधिपूर्ण शक्ति का जब वह प्रयोग कर रहा हो, किसी वैध प्रक्रिया या किसी विधि के निष्पादन का प्रतिरोध करना। क्या करना? प्रतिरोध करना, कोई नुकसान पहुंचाना, आपराधिक अत्याचार करना, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक बल द्वारा किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेना और किसी को आने जाने वाले मार्ग से वंचित कर देना, जल के उपयोग से रोक देना, किसी अमूर्त अधिकार से जिसका कि वह कब्जा रखता हो उपयोग करना, किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को लागू कराना, किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करना कि वह ऐसा करे। तो इस प्रकार से ये है क्या है? ये है समान उद्देश्य। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कैसे? 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिल करके, और उस कार्य के दौरान अगर किसी सदस्य के द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग कर दिया जाता है तो बलवा कहलाएगा। और ऐसे में अगर एक सदस्य ने हिंसा या बल का प्रयोग कर दिया है तो ऐसा माना जाएगा कि सभी सदस्यों के द्वारा प्रयोग किया गया है और उसके लिए सभी सदस्य उस अपराध के दोषी माने जाएंगे। बलवा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। तत्व कौन कौन से हैं? पहला, अभियुक्तों की संख्या जो विधि विरुद्ध जमाव निर्मित करते हों 5 या उससे अधिक होनी चाहिए। जो विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं सदस्य व्यक्ति, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, वे किसी सामान्य उद्देश्य से प्रेरित हों, मतलब उनका कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य हो कि किसी कार्य को जबरदस्ती करवा रहे हों या किसी कार्य का निष्पादन हो रहा उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हों या किसी की संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया है, कोई रिष्टी कर ली है या किसी के आवागमन के रास्ते या जल से संबंधित अधिकार को खत्म कर रहे हैं या उससे दूर रख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो समान उद्देश्य से प्रेरित हैं उनको करते समय जब संख्या 5 या 5 से अधिक होती है और उसमें बल का प्रयोग कर दिया जाए, उस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा किसी एक सदस्य द्वारा समान उद्देश्य के अग्रसर में बल या हिंसा का प्रयोग कर दिया जाए। जैसे सभी के जीवन में एक टारगेट होता है, उस टारगेट को लेकर के वह मेहनत करता है, तो ऐसे ही विधि विरुद्ध जमाव के जो सदस्य रहते हैं उनका समान आशय रहता है। मतलब वो सब जानते हुए इकट्ठा होते हैं उस समूह में और उन सबको पता रहता है और सहमत भी रहते हैं उसके लिए। किसके लिए? समान उद्देश्य को कार्य पूर्ण करने के लिए, जो समान उद्देश्य है उनका उसको पूरा करने के लिए उसमें अग्रसर रहते हैं, उसके लिए सहमत रहते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार जब इस विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग कर दिया जाता है तो फिर सभी सदस्य उसके दोषी माने जाएंगे।
क्या माने जाएंगे? सभी सदस्य उसके दोषी माने जाएंगे। जहां अभियुक्तों को हथियार से जान से मारने के आरोप में धारा 147, 148 तथा 302, 149 के अंतर्गत दंडित किया गया था, पर साक्ष्य से यह बात तय पाई गई कि दो अभियुक्तों ने मृतक पर केवल लाठी से प्रहार किया था तथा प्रत्यक्षदर्शी भी यह नहीं बता पा रहे थे कि उन दो अभियुक्तों ने शरीर के किस भाग पर प्रहार किया था। डॉक्टरी परीक्षण से भी यह बात स्पष्ट न हो सकी तथा सभी जख्म तेज हथियार से लगाए गए प्रतीत होते थे। तो उच्च न्यायालय ने उन दोनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 302 और 149 आईपीसी के तहत क्या कर दिया? बरी कर दिया, जबकि उनकी सजा धारा 147 तथा 148 के अंतर्गत कायम रखी। सजा को कायम रखा गया किसके तहत? आईपीसी की धारा 147, 148। देखिए 191 में 146, 47, 48 यानी 146, 147, 148 तीनों धाराएं समाहित हैं। तो जो हमने आपको अभी उदाहरण दिया उसमें एक अपराध घटित हुआ, उसमें कौन कौन सी सेक्शन लगी? 147, 148, 302, 149 आईपीसी, इतनी सेक्शन लगी। और साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने क्या किया है कि 302, 149 आईपीसी का अपराध घटा करके क्या रखा? 147, 148 का अपराध के तहत उनको सजा दी गई। अचानक झगड़ा। व्यक्तियों के दो समूह के बीच अचानक झगड़े के मामले में न्यायालय सामान्यतः अभियुक्तों को बलवा करने के अपराध के लिए दोष सिद्ध करने से हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें यह संदेह रहता है कि क्या उन व्यक्तियों के बीच कोई सामान्य उद्देश्य था या नहीं, सामान्य उद्देश्य था भी या नहीं। जहां किसी अचानक झगड़े में 3 अभियुक्तों ने मृतक को पीटना आरंभ कर दिया जबकि शेष 3 मृतक को गालियां देते रहे, तो यह अब निर्धारित किया गया कि इन 3 गाली देने वाले अभियुक्तों की घटना स्थल पर उपस्थिति मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि वे सामान्य उद्देश्य में सम्मिलित थे। फलतः बलवा करने के अपराध में उन सभी को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। 5 से कम व्यक्तियों की दोष सिद्धि। एक विषय जो न्यायालय के समक्ष आता है वह यह है कि क्या 5 से कम व्यक्तियों को भी बलवा करने के अपराध में दोष सिद्ध किया जा सकता है। जहां पर नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध इस अपराध के किए जाने का आरोप है, उनमें से 1, 2, 3, 4 को छोड़कर शेष सभी को दोषमुक्त कर दिया जाए, तो 5 से कम व्यक्तियों की दोष सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि साक्ष्य यह है कि केवल इन नामित व्यक्तियों के ही बीच सामान्य उद्देश्य विद्यमान था और जैसे ही शेष को दोष मुक्त कर दिया जाए तो 5 से कम व्यक्ति रह गए, तो वह जमाव विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहा जा सकता। परंतु साक्ष्य यदि हो कि कम से कम 5 व्यक्ति जमाव में थे जिनमें कुछ के नाम की जानकारी थी और कुछ के नहीं, तो बलवा करने के अपराध के लिए 5 से कम व्यक्तियों की दोष सिद्धि को भी वैध माना जाएगा, क्योंकि साक्ष्य संतोषजनक रूप से यह साबित करता है कि जमाव में कम से कम 5 व्यक्ति थे, यद्यपि उनमें से सभी की पहचान नहीं की जा सकती। इसमें स्पष्ट किया गया है, अगर मान के चलिए किसी अपराध में बलवा के प्रकरण में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ मामला कायम किया गया, न्यायालय के द्वारा 3 को बरी कर दिया गया, तो जो शेष 2 बचे हैं उनके ऊपर बलवा का सेक्शन नहीं चलेगा। लेकिन अगर 5 व्यक्ति या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, उनमें से 2 की पहचान हो पा रही, 3 की पहचान नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में उन 2 व्यक्तियों को भी बलवा के लिए दोषी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपराध नहीं किया है, वो उनकी पहचान नहीं हो पा रही, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से छिपाया है कि उनको पहचाना नहीं जा पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन अगर जहां 5 व्यक्ति हैं उनमें से 3 को बरी कर दिया गया है, तो फिर 2 को उस धारा के लिए बरी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बलवा के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। विजयन बनाम राज्य में अब निर्धारित किया गया कि यद्यपि अभियुक्तों में से कुछ को दोष मुक्त कर दिया गया है, तो भी यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोष सिद्ध किए गए व्यक्ति और कुछ अन्य ज्ञात अज्ञात व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, तो ज्ञात व्यक्तियों को बलवा करने के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। शेरी बनाम राज्य में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि विधि के अधीन दोष सिद्धि केवल उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध की जा सकती है विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के रूप में जिनकी उपस्थिति संदेह से परे साक्ष्य द्वारा कदाचित प्रथम सूचना रिपोर्ट के समय से ही साबित हो गई हो और जिनके विरुद्ध कार्य किया जाना साबित हो गया हो। जिनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत है और साबित किया गया है, उनके लिए क्या कहा गया है कि दोष सिद्धि की जाएगी।
बुधुआ बनाम राज्य में उच्चतम न्यायालय ने 15 अभियुक्तों में से 4 की दोष सिद्धि को इस आधार पर मान्य ठहराया कि साक्ष्य के आधार पर यह पूर्णतः साबित हो गया है कि उस विधि विरुद्ध जमाव में जिसके कि वे सदस्य थे, समान उद्देश्य को अग्रसर करते हुए उन लोगों ने अपराध में भाग लिया था। प्रमुख बात, राम बाबू के प्रकरण में एक जुलूस को उठाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई, प्रदत्त की गई कि अनुज्ञप्ति कतिपय शर्तों के अधीन थी। जुलूस निकालने वाले व्यक्तियों ने जुलूस को निकालने के लिए विहित की गई शर्तों का उल्लंघन किया, चूंकि उन्होंने जुलूस को उस रास्ते से नहीं निकाला जिस रास्ते से जुलूस निकालने के लिए अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस प्रदत्त किया गया था, तथा उन्होंने विहित एक अन्य सीमा का भी उल्लंघन किया। उक्त कार्य को देख करके पुलिस अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट ने उन्हें ऐसा न करने का निर्देश दिया, किंतु उन्होंने पुलिस अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्देश का भी उल्लंघन किया। उक्त दशा में न्यायालय ने यह कहा कि एक जुलूस नहीं अपितु विधि विरुद्ध जमाव था तथा इस विधि विरुद्ध जमाव के गठन हेतु जमाव में सम्मिलित सभी व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में दोषी होंगे। देखिए साथियों, विधि विरुद्ध मतलब क्या होता है? अगर आप लाइसेंस लेकर के, अनुमति लेकर के 5 या 5 से अधिक व्यक्ति भी हैं, कोई शांतिपूर्वक जुलूस निकालना चाह रहे हैं, तो वो विधि विरुद्ध नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वही अवैध तरीके से, बिना परमिशन से या परमिशन की दी हुई शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य करेंगे तो फिर वो जमाव विधि विरुद्ध माना जाएगा। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जुलूस के लिए परमिशन ली गई, एक निर्धारित रोड मैप था, उससे निकलना था, लेकिन उनने क्या किया, जुलूस विवादित दूसरे स्थान से निकाला जो कि परमिशन में नहीं था, रोड मैप में। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनको रोका गया, परंतु फिर भी वह नहीं रुके। उस स्थिति में उन सभी सदस्यों को विधि विरुद्ध जमाव के लिए दोषी माना गया। बलवा और विधि विरुद्ध जमाव में विभेद क्या है? यदि कोई विधि विरुद्ध जमाव बल या हिंसा के प्रयोग द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति की ओर अग्रसर होता है तो उसे बलवा कहा जाएगा, जबकि विधि विरुद्ध जमाव में सामान्य उद्देश्य का होना ही काफी है, चाहे उसकी पूर्ति में कोई कार्य किया गया हो या ना किया गया हो। सामान्य उद्देश्य में शामिल होना जानते हुए, आशय और ज्ञान के साथ ही अपराध है। लेकिन बलवा में अपराध कब है? जब ये विधि विरुद्ध में जितने भी सदस्य हैं समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और फिर हिंसा और बल का प्रयोग कर देते हैं, तो वहां पर बलवा की स्थिति बन जाती है। क्या बन जाती है? बलवा की स्थिति बन जाती है। बलवा और युद्ध में विभेद क्या है? बलवा लोक शांति के विरुद्ध अपराध है, जबकि युद्ध करना राज्य के विरुद्ध अपराध है। बलवे की तुलना में युद्ध अधिक गंभीर स्वरूप का होता है। बलवा सदैव प्राइवेट हेतु के लिए होता है, परंतु युद्ध छोड़ने का प्रयोजन बहुधा किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। युद्ध छेड़ने का, बलवा सदैव प्राइवेट हेतु के लिए होता है, परंतु युद्ध छेड़ने का प्रयोजन बहुधा किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जहां पुलिस पार्टी किसी संदिग्ध अपराधी को पकड़ने के दौरान हिंसा का प्रयोग करती है जो अभिरक्षा से बचने के लिए भाग रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस किसी विधि विरुद्ध उद्देश्य को पूरा कर रही थी, अतः उन्हें धारा 147 से 149 के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता। यदि अचानक हुए झगड़े के दौरान आहत हुए व्यक्तियों पर हमला हुआ तो अभियुक्तों को बलवा करने के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि संबंधित परिस्थितियों में अभियुक्तों ने बलवा करने हेतु विधि विरुद्ध जमाव की संरचना नहीं की थी। बलवा और हमले में क्या अंतर है? बलवा किसी सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए, किंतु हमला सार्वजनिक और गैर सार्वजनिक दोनों प्रकार के स्थानों में हो सकता है। बलवा सार्वजनिक शांति के विरुद्ध एक अपराध है, जबकि हमला व्यक्तिगत शांति के विरुद्ध एक अपराध है। बलवा 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, दो तरफा होता है, किंतु हमला एक तरफा होता है। क्या होता है? हमला एक तरफा होता है। तो साथियों, ये हमने क्या बताया बलवा से संबंधित। अब हम बताएंगे बलवा में दंड का प्रावधान क्या किया गया है। बलवा में दंड का प्रावधान है कि जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए बल का प्रयोग करेगा, हिंसा का प्रयोग करेगा, तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु होने की संभावना हो, मतलब इस प्रकार के हथियार का प्रयोग कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं? कोई घातक आयुध से, किसी ऐसी चीज से जिसमें आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु होने की संभावना सज्जित होती हुई बलवा करने का दोषी होगा, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब घातक आयुध यानी ऐसा आयुध जिससे मृत्यु संभव हो, उस प्रकार के आयुध का प्रयोग
किसी भी एक सदस्य के द्वारा अगर किया जाता है, हिंसा और बल का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार का घातक आयुध जिससे मृत्यु संभव हो, ऐसी स्थिति में 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा और सभी को दंडित किया जाएगा। तो साथियों ये हो गई क्या 191 जो कि आईपीसी की धारा 146, 147, 148 के समरूप है। हमने आपको बता दिया 146 में क्या है, परिभाषा बताई गई, बलवा क्या होता है। आईपीसी की धारा 147 में भी दंड बताया गया और 148 में भी दंड बताया गया है। 147 में नॉर्मल बताया गया है कि अगर कोई नॉर्मल हिंसा और बल का प्रयोग करता है तो उसके लिए क्या होगा, 2 वर्ष तक का कारावास। इसमें क्या स्पष्ट किया गया है, आईपीसी की धारा 147 और 148 में अंतर क्या है, थोड़ा हम बता देते हैं। बलवा करने के लिए दंड, यह 5 या अधिक या 5 अथवा इससे अधिक संख्या में अभियुक्तों ने विधि विरुद्ध जमाव किया हो, समान उद्देश्य हो और विधि विरुद्ध जमाव अथवा किसी सदस्य ने बल या हिंसा का प्रयोग किया हो। खुली लड़ाई, किसी खुली लड़ाई में यह नहीं कहा जा सकता था कि विधि विरुद्ध जमाव समान आशय गठित हो गया है। प्रत्येक अभियुक्त अपने अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। खुली लड़ाई ये होती है। अब इसमें जो स्पष्ट किया गया घातक आयुध जो आ गया, घातक आयुध मतलब इस प्रकार का आयुध, बल का प्रयोग तो ऐसा हो जाएगा, एक थप्पड़ मार दो, डंडा मार दो, बल का प्रयोग हो गया, ठीक, हिंसा, मारपीट यानी हिंसा। लेकिन वही घातक आयुध मतलब तलवार, चाकू, फरसा, बल्लम, अगर इनका प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका प्रयोग, धनुष हुए, लाठियां हुई, ठेले हुए, इनका अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा, इनको ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 148 के अंतर्गत, यानी जो कि अब समाहित है 191, घातक आयुध में सुसज्जित होकर के बलवा करना माना जाएगा। उसमें 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 अभियुक्तों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, उसको ठोकरें मारी, उसका गला लाठियों से दबा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पत्नी का साक्ष्य सुसंगत पाया गया। अपराध किए जाने में 3 अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में चिकित्सीय शास्त्र से उसकी पुष्टि होती थी। तीनों अभियुक्तों को धारा, बलवा की धारा यानी आईपीसी की धारा 148 और चूंकि मारा गया है, मर्डर हुआ, तो 302 के अधीन दोष सिद्धि मान्य ठहराई गई। क्या ठहराई गई, दोष सिद्धि मान्य ठहराई गई। तो साथियों ये हमने आपको बताए हैं बीएनएस की धारा 191 जो कि आईपीसी की धारा 146, 147, 148 के समरूप है, बलवा करना। अगली धारा हम बताएंगे क्या, बीएनएस की धारा 192। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।